तकरीबन 14 साल का था, मुझे ब्लड कैंसर था। अच्छा। तो मैंने शौकत खानम से इलाज करवाया और मैं तो आपको अब कैमरे के सामने कैसे ये कपड़े उतार के दिखा नहीं सकता, मेरे जख्म, मेरी तकलीफ और मैं किस तरह बैठा हूं। ये सारे दोस्तों में आपको पता है, जब बंदा कब्र में उतरता है तो उधर कोई सहूलत नहीं होती। तो खाना आता था ऐसे फेंकते थे कि जैसे किसी को जानवर को बाहर फेंक के चले गए और पता भी नहीं चलता था कौन आया कौन गया। मैं कहता हूँ कि मैं ऐसे भी करता था ना तो यहाँ पे जख्म हो जाता था, इतना वो स्किन मतलब पसीने, बुरे हालात, और मैं कहता हूँ कि एक खौफनाक मंजर था और बहुत ही बुरी जगह थी। पानी पीने को मिलता था, पानी गंदा पानी मिलता था। मैं इमरान खान जैसा, मेरे लीडर जैसा पूरे पाकिस्तान में कोई ऐसी माँ ने बच्चा पैदा नहीं किया, कोई जन्म नहीं किसी माँ ने ऐसे बच्चे को दिया जो इमरान खान जैसा लीडर है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल शाकिर महमूद अमान देख रहे हैं। मेरे साथ मियाँ शहजाद फ़ारूक हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। इनकी फैमिली ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जो कुर्बानियाँ दी हैं वो हर पाकिस्तानी जानता है। मियाँ इबाद फ़ारूक जो हैं वो मिलिट्री हिरासत में रहे तकरीबन 2 साल। इस दौरान इनके बेटे जो हैं वो वफ़ात पा गए और फिर मियाँ शहजाद फ़ारूक ने जिस तरह MNA का इलेक्शन लड़ा और जिन मुश्किलात का इन्होंने सामना किया इस पूरी फैमिली ने, और अब जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है, 5 अगस्त को ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों के साथ रैली लेके निकले और एक वीडियो वायरल हुई जिसमें यह देखा गया कि मियाँ शहजाद फ़ारूक मोटरसाइकिल पर जा रहे हैं और पीछे से नामालूम अफराद उन्होंने इन्हें खींचा, नीचे गिराया, तशद्दुद का निशाना बनाया। ये सारी फुटेजेस जो हैं रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। लेकिन उसके बाद जो है वो मुबैना तौर पर मियाँ शहजाद फ़ारूक जो हैं वो गायब हो गए, गिरफ्तारी भी हो गई, पुलिस की चीज़ें भी सामने आ गई, लेकिन उसके बाद जो है ये इनकी बाजियाबी जो है वो लाहौर हाई कोर्ट से हुई। ये सारी कहानी है क्या, ये हम इनकी ज़बानी सुनेंगे। मियाँ साहब, सबसे पहला सवाल तो मेरा ये है आपसे, बल्कि आपको मुबारकबाद, आप हमारे दरमियान मौजूद हैं। आज़ादी कितनी बड़ी नेमत है? जी, मैं समझता हूँ कि हर नेमत से बढ़ के आज़ादी से बड़ी कोई नेमत नहीं है। जो मैं वक्त देख के आया हूँ या जो मैं जगह देख के आया हूँ वो कब्र से कम नहीं थी। अच्छा। समझ ले कि मैं एक कब्र देख के आया हूँ, वहाँ पे मुझे तो अल्लाह याद आता था और वहाँ पे बस आप जहन्नम कह लें दूसरा नाम, तो सच इसमें मैं बिल्कुल गलत बात नहीं कर रहा। तो मैं जहन्नम से आया हूँ वापस। तो जब बाहर आया हूँ तो मैंने समझा कि ये सारी चीज़ें बेकार हैं, ये दौलत, शोहरत, ये घर, बंगले, गाड़ियाँ सब फजूल हैं। आज़ादी से बढ़ के कोई दुनिया में ऐसी नेमत नहीं है, इससे बड़ी कोई नेमत नहीं है आज़ादी। माशाल्लाह, मैं कहता हूँ कि अल्लाह ताला सब पे अपनी रहमत करे और जितने भी लोग जेलों में या कैद में या किसी की गुलामी में हैं, अल्लाह ताला उनकी मुश्किलें आसान करे, उनके गुनाह माफ़ करे और सबको आज़ाद करवाए। इससे बड़ी कोई नेमत नहीं। आपके लीडर इमरान खान भी जो हैं वो पाबंद सलासल हैं। देखें, जो मेरे लीडर, इसी वजह से तो हमें हौसला मिलता है कि हमारा लीडर 2 साल से जेल में बैठे हुए हैं और डट कर खड़े हैं, किसी की बात नहीं मान रहे और अभी तक झुकने का नाम नहीं ले रहे और ना ही अल्हम्दुलिल्लाह वो झुकेंगे। तो जब ऐसे लीडर के साथ पीछे हमारे जैसे वर्कर और टाइगर ऐसे काम करने वाले हों, जिनका लीडर इतना मजबूत, इतना बहादुर हो, तो फिर हमारी तो कुर्बानियाँ उसके आगे ये बहुत छोटी हैं, ये बहुत छोटी हैं। तो मैं समझता हूँ कि इमरान खान जैसा, मेरे लीडर जैसा पूरे पाकिस्तान में कोई ऐसी माँ ने बच्चा पैदा नहीं किया, कोई जन्म नहीं किसी माँ ने ऐसे बच्चे को दिया जो इमरान खान जैसा लीडर है। इतना बहादुर, इतनी जुर्रत और हर तरह से परफेक्ट, और जिधर भी चले ईमानदारी की तरफ चले जाएं, उसकी मतलब जो भी उनकी पुरानी लाइफ थी और क्या उन्होंने अपने बच्चों के लिए तो ये सब नहीं कर रहे, जेलों में बैठे हुए हैं या अपने कासिम ने या सुलेमान ने आके वज़ीर आज़म बनना है, इनके लिए नहीं बैठे हुए, वो पाकिस्तान के बच्चों के मुस्तकबिल के लिए बैठे हुए हैं। आपके और हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए जेल काट रहे हैं, मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, अपनी उन्होंने ज़िंदगी बर्बाद कर ली है। देखें, जेल इंसान को बूढ़ा कर देती है। ये 4 दिन मैं अंदर 7 दिन रह के आया हूँ, मुझे पता। तो मेरे लीडर की आप जुर्रत, और मैं तो खराज तहसीन पेश करता हूँ जिस तरह से मेरा लीडर जेल डट के काट रहा है। और इंशाल्लाह हमारा वक्त आएगा और इंशाल्लाह ज़रूर सुबह होगी और हमारा लीडर इंशाल्लाह वज़ीर आज़म बनेगा। और ये जो माफिया है, ये जो कब्ज़ा ग्रुप है हमारे पाकिस्तान के ऊपर, मुल्क के ऊपर, जिन्होंने माफिया ने कब्ज़ा किया हुआ, तो इंशाल्लाह इनसे हमें सिर्फ एक ही उम्मीद है, जिसका नाम इमरान खान है, वो ही हमें इनसे जो है ना हमारा छुटकारा करवा सकता है।
अच्छा, हम ये जानना चाहते हैं 5 अगस्त को क्या हुआ जब आपको वहाँ से हिरासत में ले लिया गया या गिरफ्तार कर लिया गया, तो उसके बाद क्या हुआ ये थोड़ा सा जानना चाहते हैं लोग कि अचानक जो है वो आप मंजर आम से गायब हो गए और 7 दिन किसी को कुछ नहीं मालूम था, जी। ना पुलिस मानने के लिए तैयार थी कि आप उनकी हिरासत में हैं, ना कोई एजेंसी मानने के लिए तैयार थी, ना कोई इदारा, तो ज़मीन खा गई आसमान ले गया, कहाँ थे आप? यही तो इमरान खान की जंग है कि यहाँ पे कानून नाम की चीज नहीं है। किधर जाओ, किसी अदारे में चले जाओ, वहां पे आपको कोई कानून नाम की कोई आइन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। यहाँ पे बस जिसी के हाथ में डंडा है वो, वैसे आपको पता सिविल में जितने लोग थे मुझे मार रहे थे, उनका काम बनता था, यूनिफॉर्म में होते मेरे, पता चलता। कौन थे वो? अल्लाह जाने कौन थे, पुलिस भी थी साथ, सिविल भी थे, वो मैं तो नहीं समझता। हमारे साथ तो वो पुलिस ही थी, पुलिस ही लगी। उन्होंने हमें पकड़ा, हम जैसे ही रोड पे सारे लड़के रैली की शक्ल में बाहर निकले और उन्होंने हमें वहां पे एकदम धावा बोल दिया और डंडा सोटा कुछ नहीं देखा, किसी ने हॉकी, किसी के पास कुछ था, उन्होंने बहुत ज्यादा तशद्दुद किया। और उसके बाद हमें थाने ले गए, थाने रहे रात तक। तो रात को मुझे नहीं पता, आंखें बंद की। थाने लेके गए? पहले शदरा थाना लेके गए, वहां से इन्होंने शिफ्ट किया मुझे लोअर माइल में। लोअर माइल से रात को जो मेरे साथ और लोग थे, हम टोटल 8 लोग थे, एक मेरा छोटा भाई था मेरे साथ और मेरे कजन थे और हमारे वर्कर थे 3-4। एक को उन्होंने हाकी मारी और उसका सारा ये फटा हुआ है, उसका बस बुरे हालात थे उसके बेचारे के। लेकिन तो वहाँ पे मैं 11 बजे तक थाने रहा हूँ। उसके बाद पता नहीं मुझे पुलिस ने मेरे वो मुंह के ऊपर उन्होंने वो कपड़ा डाल दिया, काली पट्टी, हाँ काली पट्टी, हाँ ऊपर वो डाल दिया। मेरा सांस मेरी बंद हो गई, बुरे हालात थे, गर्मी इतनी, पसीने आ रहे थे। फिर तो वहां से मुझे नहीं पता वो कहाँ लेके गए, मेरी आंखें नहीं उसके बाद खुली। जब आंखें खुली तो आप कह रहे हैं कि कब्र में थे? अब कब्र में था। कब्र का मंजरनामा तो बताएं, कितनी कब्र तारीख तौबा, थी, तौबा, कितनी तौबा। तंग थी, क्या सहूलत थी, कोई पक्का था नहीं था? मैं कहता हूँ भाई 7 दिन में वॉशरूम भी आया होगा, खाना पीना क्या? कब्र में आपको पता है जब बंदा कब्र में उतरता है तो उधर कोई सहूलत नहीं होती। तो मैं इसीलिए उसका नाम कब्र रखा है कि वहाँ पे किसी किस्म की सहूलत तो बिल्कुल दूर दूर तक नहीं थी ना। तो खाना आता था ऐसे फेंकते थे कि जैसे किसी को जानवर को बाहर फेंक के चले गए और पता भी नहीं चलता था कौन आया कौन गया। एक गुमनाम सा रूम था, अंधेरा था, मतलब एक बेसमेंट टाइप था और गर्मी। मैं कहता हूँ कि मैं ऐसे भी करता था ना तो यहाँ पे जख्म हो जाता था, इतना वो स्किन, मतलब पसीने, बुरे हालात। और मैं कहता हूँ कि एक खौफनाक मंजर था और बहुत ही बुरी जगह थी। पानी पीने को मिलता था? पानी गंदा पानी मिलता था। मैंने तो काफी सालों से वो वाला पानी नहीं पिया जिस तरह का पानी मिलता था। वॉशरूम का पानी तो नहीं था? मैं कहता हूँ कि यार उससे भी बुरा था। 2 दिन तो पानी पिया ही नहीं मैंने, पिया ही नहीं। 2 दिन बोतल पानी की आ जाती थी, पड़ी होती थी, लेकिन 2 दिन पिया नहीं जाता था। 2 दिन के बाद फिर मजबूरी बन गई, प्रॉब्लम थी, मजबूरी थी, फिर वो गंदा पानी पीना पड़ा और पिया भाई, बर्दाश्त किया हमने। तो आपसे इस दौरान क्या तफ्तीश क्या हुई, इन्वेस्टिगेशन क्या हुई? तफ्तीश क्या आपको कहा गया कि आप पीटीआई से लाताल्लुकी का इजहार करें, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, या फिर उन्हें मालूम था कि आप इबाद फारूक के भाई हैं? बिल्कुल उन्हें मालूम था कि मैं इबाद फारूक का भाई हूँ और यही कहते थे कि आप ही दोनों भाई नहीं बाज आते लाहौर से, आप बदमाश हैं, फलां हैं। मुझे वो जैसे ही कमरे से निकालते थे, आंखें पट्टी और ऊपर वो कपड़ा डाल के और पूरा हैंडकफ लगा कर तो वो मुझे ऐसे पकड़ता था, ऐसे एक यहाँ से पकड़ता था, एक यहाँ से पकड़ता था, सामने इस तरह एक चेयर होती थी वहाँ बैठा देते थे, वहाँ चेयर के साथ कड़ी लग जाती थी, इधर भी इधर भी। तो फिर कहते थे जी पीटीआई छोड़नी है कि नहीं। तो जब हम कहते थे कि पीटीआई हमसे नहीं छोड़ सकती, और कोई बात करे जो भी है हम वो आपकी मान सकते हैं, लेकिन पीटीआई नहीं छोड़ सकते, पीछे से 4 डंडे पड़ते थे। अच्छा। एकदम ऐसे बांधे हुए थे हाथ पांव और बुरे हालात थे। तो वहाँ पे भाई बुरे हालात थे और बहुत तशद्दुद बर्दाश्त किया। मैं तो आपको अब कैमरे के सामने कैसे ये कपड़े उतार के दिखा नहीं सकता, मेरे ज़ख्म, मेरी तकलीफ़ और मैं किस तरह बैठा हूँ। ये सारे दोस्तों की मजबूरी की वजह से आज मुझे आना पड़ा। सब दोस्त मिलने के लिए बेचैन थे, तो इन दोस्तों की वजह से आज मैं इधर फार्म हाउस पे आया हूँ। मैंने कहा इतना दोस्तों को मिलता हूँ, तो अभी बस जाना को बैठने के काबिल भी नहीं हूँ, मैं इतनी तकलीफ़ में हूँ। तो इन्वेस्टिगेशन में और क्या क्या चीज़ें आपसे पूछी जाती थी? बस यही पीटीआई छोड़ने का ही कहते थे और हुकूमत में शामिल होने का कहते थे, और क्या कहते थे। क्या कहते थे कि आपको जो है वो हर तरह की सहूलत, जाहिर बात है फिर छोड़नी है तो फिर सहूलतें तो मिलेगी, आपके नुकसान मिलेंगे,
2 सालों में जो जो आपके हुए हैं, बच्चे का तो नहीं दे सकते, बाकी आप जो भी हैं आप हुकूमत में शामिल हो, हुकूमत का हिस्सा बने, तो आपके साथ हम हर तरह से कॉपरेट चीज़ें। लेकिन तो आपने बताया नहीं कि आपके भाई इस साथ खड़े रहे, वो नहीं बैठे मिलिट्री। ये उनको भी पता है कि इन्होंने नहीं माना, लेकिन फिर भी जुल्म तशद्दुद ज्यादती कर रहे हैं, लेकिन हम बर्दाश्त कर रहे हैं। सवाल ये है कि आपको वहाँ पर जितने भी लोगों को हमने देखा पकड़ा, या तो उन्हें अदालत में पेश किया गया या उन्हें रात को छोड़ दिया गया, ऐसे ही आपको क्यों जो है वो ले गए? क्या आपकी कोई वहाँ पर मौजूद जो कानून नाफिज करने वाले इदारे से उनसे तल्ख कलामी हुई थी, कोई झगड़ा हुआ था जिसकी पादाश में उन्होंने कहा कि नहीं इनको जरा सैर करवा दें? देखें, झगड़ा तो बिल्कुल नहीं हुआ था। उन्होंने हमें मार मार के डंडे, जो भी हॉकी जो भी मिला उन्होंने हमें मारा, कोई चीज़ छोड़ी नहीं है जो नहीं मारा। लेकिन हमने वो सारी चीज़ें तो बर्दाश्त की, किसी से हमारा कोई झगड़ा नहीं हुआ। मेरी कोई जितना उन्होंने मारा हमने चुप करके सहे और बर्दाश्त की, और तकलीफ़ हमें जितनी मिली हमने बर्दाश्त की, किसी से कोई झगड़ा नहीं था। प्रॉब्लम सिर्फ ये थी कि ये पूरा लाहौर में और कोई निकलता नहीं है, ये 2 भाई निकलते हैं, इनको किसी तरह ना मना करना है। बाकी सारे लाहौर तो आपको पता है वो मतलब कहते हैं कि कोई नहीं निकलता, तो आप दोनों भाई नहीं बाज आते। कहीं ना कहीं आप कोई रैली, कोई अवाम को, जिस दिन से आबाद फारूक बाहर आया है तो इसने पूरी यूथ को जगा दिया और पूरी पीटीआई को जगा दिया और हौसला दे रहा है और लोगों को कह रहा है निकलो आओ। तो ये चीज़ें हमें बर्दाश्त नहीं है, ये वो इस तरह करके, तो वो बड़ा मुश्किल टाइम था। आपको बाजियाबी मिल रही थी तो उन्होंने बताया तो होगा कि हम आपको छोड़ने जा रहे हैं, कहाँ पर छोड़ा और क्या आखिर में उन्होंने आपको इंस्ट्रक्शन या हदायत की? देखें, वो इस तरह था, मुझे नहीं आइडिया था। ये मेरे दोस्त हैं राय हामिद, इन्होंने पीछे काफ़ी एफर्ट की और उनका प्लान था मुझे 1.5 साल अंदर अच्छा पक्का लगाने का। मुझे ऐसे थोड़ा ले गए थे, मेरे जो 7 लोग थे, हमारे 8 लोग, बाकी 7 उनके ऊपर FIR दर्ज कर दी, मेरे ऊपर नहीं। मेरे ऊपर कुछ बड़े प्लान थे उनके कि एक को सज़ा देंगे और लंबे अरसे तक जेल में रखेंगे ताकि दूसरा बाद में कोई काम नहीं कर सके, और वो इधर हाँ इस तरह। तो मेरा भाई है ये राय हामिद, इन्होंने बड़ी एफर्ट की, बड़ी कोशिश की, इधर उधर से कोई ताल्लुकात पुलिस में इधर उधर अपने इन्होंने सोर्सेज काफ़ी इस्तेमाल किए। और फिर जब उन्होंने मुझे रिहा किया, आगे भाई की गाड़ी खड़ी हुई थी, इनका ड्राइवर था, मुझे वो बाहर किसी जगह पे लेके आए, आंखें वगैरह बंद थी, DHA में इनकी वो गाड़ी खड़ी हुई थी, आगे उन्होंने मुझे आके इनकी गाड़ी में बैठा दिया। ठीक हो गया। अच्छा मुझे बताइएगा, आप वापस आ गए, हमने आपको देखा जिस तरह 2 साल में आपने स्ट्रगल की, इलेक्शन लड़ा, फिर आप खुद भी जो है वो बीमार रहे और बहुत सख्त बीमार रहे। ऐसे एक वक्त था कि ये कहा जा रहा था कि शायद आपकी जान ना बचे। जी। आप इतने मुश्किल हालात में से गुजर कर फिर जो है आप दोबारा निकलते हैं, दोबारा एहतजाज करते हैं, दोबारा कॉल देते हैं, तो आपकी फैमिली में से किसी ने कहा कि छोड़ें इस पॉलिटिक्स को? इस पॉलिटिक्स ने आपको क्या दिया है? देखें, जब मैं वापस घर आया हूँ ना, तो मैं भी घर एंटर हुआ हूँ, दरवाजे पे तो मेरी वालदा, मेरे बच्चे, सारी फैमिली दरवाजे के आगे ही खड़े थे मेरे इंतज़ार में कि भाई आ रहे हैं। तो जैसे मैं एंटर हुआ तो वो ज़ोर ज़ोर से वालदा रोने लग गई और उन्होंने कहा बेटा आज के बाद ये हाथ जुड़े हैं, ये काम ख़त्म कर दो, हमने कोई सियासत, कोई इलेक्शन, कोई चीज़ें नहीं करनी, ये नहीं करना। बहुत तकलीफ़ में थी वालदा और बड़ी सख्ती से मुझे मना किया। और आबाद भाई को भी जैसे ही मैं पकड़ा गया, देखें एक बेटा किसी माँ का या किसी का बाप बेटी का जेल में चला जाए और कोई अता पता ना हो, कोई खैर खबर ना हो, और वो वीडियो देखे कि इतने डंडे बरस रहे हैं, मार पिट रही है, तकलीफ में है, तो आगे अंदर जाके क्या हो रहा होगा, वो इस उलझन में थे। मेरे घर वाले 7 दिन आराम से सो नहीं सके, मेरी वालदा, मेरे बेटे बेटियां, मतलब परेशान थे, फैमिली पूरी। तो जैसे ही एंटर हुआ हूँ तो उन्होंने कहा ये काम छोड़ दो, हमने ये सियासत नहीं करनी, तो इसमें मैं अपने बेटे गंवाना नहीं चाहती, तो प्लीज़ अल्लाह का नाम है। तो इस तरह करके मैंने कहा ठीक है माँ जी। आबाद भाई ने भी कहा ठीक है हम छोड़ देते हैं, मैंने भी कहा। लेकिन खैर हमने फिर रात गुजरी और माँ जी को समझाया कि देखें हम एक पाकिस्तान के लिए निकले हैं, हक के लिए निकले हैं, हम किसी के साथ कोई ज्यादती, कोई जुल्म के लिए नहीं निकले। हम ये जो जुल्म लोग कर रहे हैं ये हमारे पाकिस्तान की कौम पे, बच्चों पे और हमारे आने वाले मुस्तकबिल ख़राब हो रहा है आने वाला, तो इनके लिए निकलें। अगर हम नहीं निकलेंगे यहाँ पे कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी। पहले पता आपको वो अमार वाला बच्चे वाला जो हमारा सान्या हुआ, उसी वजह से वालदा डरी हुई है कि कहीं इस तरह फिर कोई मेरे बेटे को, उनको तो ये था पता नहीं मार दिया जिंदा है, जब रास्ता नहीं था तो वो यही समझते थे कि क्या होगा। अब कोई भी मानने को तैयार नहीं था कि मेरे पास है, मेरे पास है।
तो परेशान थे घर वाले और सब परेशान थे। लेकिन ये सारी चीज़ें होने के बावजूद माँ वालदा को समझाया, रात को उनके साथ लेटा रहा और काफ़ी चीज़ें डिस्कस की। और उन्होंने फिर सुबह हुई तो थोड़ा उनका गुस्सा ब्लड ठंडा हुआ, उनकी तबीयत भी बेहतर हो गई। तो फिर इजाज़त लेके मैंने कहा माँ जी दोस्त बड़े तंग कर रहे हैं सारे, तो प्लीज़ मुझे मिलने जाने दो। तो मैं इंशाल्लाह, उन्होंने फिर मुझे इजाज़त दी और इजाज़त लेके आया हूँ। और मैंने वालदा को समझाया कि जिस काम पे हम लगे हैं तो ये हम इंशाल्लाह ये जहाद है और इंशाल्लाह ये जहाद हम करके रहेंगे। ये मुल्क की जंग है, इस माफिया से इंशाल्लाह इमरान खान के साथ मिलके जीत कर दिखाएंगे इंशाल्लाह। इबाद फारूक ने आपको क्या कहा, वापस आए, उनके साथ क्या? बड़े खुश हुए, बात भाई के पीछे वो लगे रहे जिस तरह, और जोश और वो गुस्सा और वो जुनून मैंने आके देखा, वीडियो उनकी देखी और जिस तरह उन्होंने मेहनत की। और उन्होंने बस यही कहा कि वेल्डन यार, कोई नहीं, ये होता है फिर भाई, कोई नहीं। मैं भाई खुश हुए थे भाई, चलें कोई नहीं, ये डंडे सोटे खा के मेरा भाई अभी भी खड़ा हुआ है। भाई ने तकरीबन 2 साल पूरे 2 साल। तो क्या चीज़ें आपने महसूस की? बड़ा मुश्किल होता है भाई, मुश्किल तो वहाँ पे अगर कहा जाए ना तो ये छोटा लफ्ज़ है, एक मुश्किल से भी मुश्किल, बहुत मुश्किल, अल्लाह माफ़ करे भाई। मतलब आपको ना वहाँ पे मौत नहीं आती, बाकी सब कुछ था। उधर तो कोई आम हल्के दिल वाला इंसान चला जाए ना उस जगह पे, उधर ही उसे हार्ट अटैक होगा, वो वापस नहीं आएगा। और इस तरह पता नहीं कितने लोगों के साथ होता है। और मैंने भी ये सोचा, मैंने कहा कि अगर मैं इधर, अल्लाह ना करे मेरी डेथ हो जाती है, अगर मुझे इस तरह को, वो जगह ऐसी थी उधर तो सांस नहीं आता ना, सांस नहीं, ये पसीने तो पंखा नहीं है, बुरे हालात, मैं कहता हूँ बुरे हालात। अच्छा, तो मैंने कहा मुझे कुछ अल्लाह ना करे हो जाता है तो मुझे तो इन्होंने पकड़ के इधर उधर ही फेंक देना। इन्होंने तो मेरे घर वालों को मेरी डेड बॉडी भी नहीं देनी। रीज़न, उन्होंने मानना ही नहीं है कि हमारे पास है, हमने तो पकड़ा ही नहीं है, किसी ने कहना हमारे पास था ही नहीं, हमने तो लिया नहीं है। उन्होंने मुझे उधर उधर ही कहीं टकाने लगा के, तो कहना, किसी ने मानना ही नहीं था। तो मुझे ये पता था कि अल्लाह ना करे मेरे साथ कुछ ऐसा हो जाता है तो मेरे घर वालों को मेरी डेड बॉडी भी नहीं मिलनी थी। आप बातें इस तरह की कर रहे हैं, आप जिस तरह आपकी फैमिली के साथ गुजरी, तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको इमरान खान से या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से दूर नहीं होने देती? आपने जानी कुर्बानी भी दे दी, माली कुर्बानी आपकी बेतहाशा है, आपके कारोबार तबाह किए गए, घरों पर छापे मारे गए, हर तरह से आपको जो है, अब जिस्मानी तशद्दुद आप पर भी हुआ, अब इबाद पर भी हुआ, हर तरह की तकलीफ़ आपको दे दी गई है। तो कौन सी ऐसी ताकत है जो आपको रोकती है कि आप जो है वो नहीं पीटीआई के साथ या इमरान खान के साथ जो है वो? ये ताकत तो ख़ानदानी है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ब्लड में है, कुछ दादा परदादा से ये चलती आ रही है और अल्हम्दुलिल्लाह ये ऐसे ही है और रहेगी इंशाल्लाह। लेकिन जो खान साहब की मोहब्बत है ना, वो दिल से नहीं जाती, जो खान साहब की कुर्बानियाँ हैं वो दिल से नहीं जाती। और आपके चैनल पे एक बहुत बड़ी बात करने लगा, बहुत बड़ी, आज तक मैंने किसी चैनल पे नहीं की, आपके चैनल पे कर रहा हूँ। खान साहब से मोहब्बत इसलिए है कि मेरी वालदा को, मेरे ख़ानदान को, मेरी पूरी फैमिली को, मैं जब तकरीबन 14 साल का था मुझे ब्लड कैंसर था। अच्छा। तो मैंने शौकत खानम से इलाज करवाया और वहाँ तब कोई इलाज का रेंज नहीं था, ये 95 की बात है शायद। अच्छा। तो कोई रेंज नहीं था, तो वहाँ पे मैंने वो कीमो और ये वो, मेरा तो मरने का मुकाम था। और अल्लाह ताला ने मुझे ज़िंदगी दी और उसके बाद खान साहब की वजह से आज मैं ज़िंदा हूँ। मैंने, अगर ये शौकत खानम पाकिस्तान में ना होता तो आज मैं ज़िंदा ना होता, आज मैं पता नहीं किधर होता। तो मैं तो पहले ही मार चुका था। तो मेरी वालदा और मेरे भाई और ये सारी चीज़ें, मैं अगर आज ज़िंदा हूँ तो अल्लाह के बाद इमरान खान की वजह से ज़िंदा हूँ। तो कैसे ये लोग कहेंगे कि हम खान के साथ गद्दारी कर लें या अपने कौम के साथ गद्दारी कर लें या अपने मुल्क के साथ गद्दारी कर लें, लेकिन खान साहब के लिए हम अपने बाकी बच्चे भी कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये ज़िंदगी अल्लाह के बाद खान की अमानत है, तो इसमें ख़यानत नहीं हो सकती इंशाअल्लाह। आप जब अबडक्ट थे, अगवा थे, तो पीछे बड़े लोगों ने आवाज़ उठाई, जैसे आपने राय साहब की बात की, रिहाना डार साहबा का बड़ा एक दबंग बयान आया, इमरान रियाज ने गुफ्तगू की, साबिर शाकिर ने, जमील फारूकी ने, तमाम जो एंकर्स थे सोशल मीडिया के ऊपर एक बड़ा जो है इसको उठाया गया इस मामले को। उन लोगों के लिए क्या कहेंगे जो आप लोगों के लिए? शाकिर भाई देखें, ये उन लोगों की वजह से तो मैं आज बाहर आया हूँ, और उन लोगों की दुआओं की वजह से और उनकी एफर्ट की वजह से
और जिस तरह ये मेरी माँ ने, रेहाना डार ने और सलमान अकरम राजा ने और भी तमाम मेरी पार्टी ने, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ, मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ, मैं इनको सलाम पेश करता हूँ। इन्होंने मेरा जिस तरह साथ दिया, तो यही होना चाहिए कि जब भी हमारे किसी पीटीआई के लीडर के साथ या किसी वर्कर के साथ ये कुछ ज्यादती, कुछ जुल्म, कोई इस तरह की तशद्दुद होता है, तो इस तरह सबको एक दूसरे की आवाज़ बनना चाहिए। आवाज़ बनेंगे तो हम बचेंगे, आवाज़ नहीं बनेंगे, देखते रहेंगे कि वो मर रहा है तो बस सही है, हम यहाँ पे बैठ के मज़े लें, एंजॉय करें, सही है, ये ऊपर जा रहा था, ये नीचे क्यों नहीं गिरा, तो अभी गिरा है। तो ये चीज़ें जब तक हमारी पार्टी में ख़त्म नहीं होगी तो ये पार्टी नहीं चल सकती, खान बाहर नहीं आ सकता। यहाँ पे हमें सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। हम एक फैमिली हैं, पीटीआई एक फैमिली का हिस्सा है। अगर हम फैमिली बन के नहीं चलेंगे तो खान बाहर नहीं आएगा। तो मैं खुदारा इनको सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अपील करता हूँ कि ये किसी भी तरह अपने इख्तलाफात छोड़ के खुदा के लिए अपने लीडर का सोचें, इमरान खान का सोचें, उनकी रिहाई का सोचें और अपने पाकिस्तान का सोचें और अपने बच्चों के मुस्तकबिल का सोचें। जिसकी जंग इमरान खान लड़ रहा है तो वो आपके बच्चों की जंग लड़ रहा है, हमारे बच्चों की जंग लड़ रहा है। उनके बच्चों ने आके वजीर आजम नहीं बनना, हमने बनना है, आपने बनना है, हमने बनना है, आपने बनना है, सब ने बनना है। वो कहता घर घर लीडर पैदा हो, ये दादा परदादा पोता बेटी बेटा ये चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए। हर फैमिली में इतना नॉलेज है, इतने पढ़े लिखे बच्चे हैं हमारे, 30-30 हज़ार रुपये में सैलरी है, जॉब कर रहे हैं, 25-25 हज़ार में मैकडोनल्ड में, KFC मतलब वेटर, एज ए वेटर काम कर रहे हैं। तो इसीलिए खान को तकलीफ होती है कि ये मुल्क सोने की तरह हमारा मुल्क है, सोना उगल रहा है, तो ये सारी ज़िंदगी इन डाकुओं के हाथ है, इन चोरों के हाथ है। जरदारी साहब डाकू हैं, ये नून लीग जो बैठी हुई है ये चोर हैं। इन चोरों ने, माफिया लोगों ने कब्जा किया हुआ है। कभी ये थे, कभी वो थे, कभी वो घसीटता है उसको, कभी जरदारी उसको मारता है, कभी मतलब ये सियासी बयान आज किधर हैं, सारे इकट्ठे हैं। खान साहब ने तो पहले कह दिया था कुछ साल कि एक दिन आएगा ये सारे चोर इकट्ठे हो जाएंगे मेरे खिलाफ। ईमानदार आदमी के सामने तो फिर सारे चोर इकट्ठे हो गए ना। तो उसने ये पहले ही बताई हुई थी खान साहब ने चीजें, तो वो सब हो रहा है। तो इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ताला की ज़ात ऊपर बैठी है, अल्लाह की लाठी बे आवाज़ है। तो इंशाअल्लाह कभी भी हक जो है ना, हक और सच रहेगा नहीं जाएगा, और हमेशा हक और सच की बात होती है और हक सच हमेशा जीतता है। और इंशाअल्लाह जीत हमारी होगी, इमरान खान वज़ीर आज़म बनेंगे और इंशाअल्लाह हमें पूरे पाकिस्तान को उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इस माफिया से हमारा छुटकारा सिर्फ और सिर्फ इमरान खान ही करवा सकता है। शुक्रिया बात भाई, बातें तो बहुत करने के नहीं है, वक्त हमारे पास कम है। शॉर्ट करें, राय साहब से जो है वो एक दो, हाँ ये राय साहब जो है ना, इनकी बड़ी एफर्ट है, ये मुझे लेके आए हैं, हकीकत में ये लेके आए कि आपकी गाड़ी तक ये कैसे पहुंचे। अब तो इन्वेस्टिगेशन आप तक पहुंच गई है। अस्सलाम वालेकुम। मेरी गाड़ी तक कैसे पहुँचे? फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको ये बताऊं, आपने मौका दिया है तो जो शैतान हमारे और हमारी आर्मी के दरमियान ये बताने की कोशिश करते हैं कि हम आर्मी के ख़िलाफ़ हैं, आर्मी हमारा प्राउड है, आर्मी को हम सल्यूट करते हैं, हम सुकून की नींद सोते हैं अपनी पाक आर्मी की वजह से। लास्ट ईयर मेरा अपना पोता कैप्टन फराज शहीद हुआ, तो मैं आर्मी के अगेंस्ट कैसे जा सकता हूं? बिल्कुल। या पूरी पीटीआई, मेरा तो लीडर खुद कहा करता था कि हमारी पाक आर्मी एक पेज पे होगी तो मुल्क आगे बढ़ेगा। तो ये कोई जो गलत फहमियां फैलाने वाले हैं उनके लिए ये वो समझ लें कि वो ये नहीं कर पाएंगे। हमारी पाक आर्मी हमारे लिए उसको हम सलूट पेश करते हैं। 14 अगस्त आ रहा है और जिस तरीके से उन्होंने अभी जंग जीती उस पे भी मैं अपनी पाक आर्मी को सलूट पेश करता हूँ। और उसके बाद में मेरी गाड़ी में कैसे आया, तो इनके पीछे पूरा पंजाब था। मैंने कुछ लोगों को बताया कि इस खानदान ने पहले एक सानहा भुगता है, पीछे माँ हार्ट पेशेंट है, वो
अगर खुदा न खास्ता मेरे मुंह में खाक अगर कुछ हो गया तो आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। मैंने ये पैगाम पहुंचाया किसी भी तरीके से, रास्ते से किसी भी। तो आपके लिए भी और पंजाब के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी बेहतर यही होगा कि आप शहजाद फारूक को वापस कर दें। शायद उनमें से किसी समझदार लोगों को बात समझ आ गई। तो फिर बाकी जहां तक गाड़ी में बैठने की बात है वो तो एक आम सी बात है, जाहिर है गाड़ी में तो फिर पहुंच ही जानी थी, वो जगह देनी थी। बाकी हम हिजरत करके आए थे। आपने एक क्वेश्चन किया मियां शहजाद फारूक से कि आप इतनी मुश्किलात के बावजूद क्यों खड़े हैं। तो मेरे भाई, हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियां दी पाकिस्तान के लिए और कितने लोग शहीद हुए। तो मैं इस खानदान को सलूट पेश करता हूँ, मियां आबाद फारूक को, मियां शहजाद फारूक को, कि इतनी मुश्किलात के बावजूद ये खड़े हैं। और सबसे ज़्यादा यार, वो कल जा सकता है, अपनी ज़िंदगी बेहतरीन से बेहतरीन गुजार सकता है, जिसका नाम इमरान खान है। वो जेल में क्यों पड़ा है? हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए। तो जब वो हमारे लिए पड़ा है, जब हमारे बच्चों के लिए, तो फिर हम क्यों नहीं जा सकते? लेकिन हमें शायद इतनी जरूरत ना हुई, शहजाद फारूक ने और अब्बाद फारूक ने जरूरत की। तो मैं इनको भी सलूट पेश करता हूँ और मेरा कायद को तो खैर मेरा हमेशा सलूट है। मैं गवर्नमेंट में था, पीपल्स पार्टी की में फर्स्ट इंटर पार्टी इलेक्शन में मैंने कसूर से इलेक्शन जीता और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट आया। उस वक्त पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी। मेरी सिस्टर के इशारे पे फरियाल तालपुर और उनके साथ आंख के इशारे पे सारे काम हो रहे थे। लेकिन चूंकि मैं लंदन में रहता हूँ, वहाँ पे मेरे बच्चे सीधे साधा है। ये बंदा कंटिन्यू जो बात कहता था वो पूरी होती जाती थी, पूरी हो जाती। मैंने पीपल्स पार्टी छोड़ के फिर उस दौर में पीटीआई को ज्वाइन किया, जबकि मैं पावर में था। कि नहीं यार, एक बंदा पाकिस्तान के लिए लगा हुआ है। क्योंकि मैंने सारी जिंदगी बाहर गुजारी है, तो बाहर रह के ना अपने मुल्क की बहुत याद आती है, ज्यादा कुर्बत मोहब्बत बढ़ जाती है। तो उस वक्त से फिर खान साहब के साथ लगा और फिर मुझे ये भाई मिले। मैं इनके हौसले को, इनकी बहादुरी को सलूट पेश करता हूँ। तो खान के लिए मेरा तो ख्याल है, बाकी जो मर्जी कोई करता रहे, पाकिस्तान ही नहीं अब वो पूरी दुनिया का लीडर है। बिल्कुल जी, आपने दुरुस्त कहा नाज़रीन। क्योंकि वक्त बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो हम ये सिलसिला जारी रखेंगे, मज़ीद भी इंटरव्यू करते रहेंगे। आज हमें इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़। आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। ये लें भाई, चैनल है।